नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 4, जिसका नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर यहाँ पर लिखा गया है सत्यजीत राय द्वारा। और ये चैप्टर उन्होंने उनकी जो पंथेर पांचाली फिल्म है उसके जो उसको बनाते वक्त उनके जो अनुभव थे उन सभी को एक संस्मरण विधा के रूप में यहाँ पर लिखा है। एक संस्मरण के रूप में उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि किस तरह से पंथेर पांचाली फिल्म, जो उनकी पहली फिल्म थी, उस फिल्म को बनाने में उनको किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसको एक बार यहाँ पर रीड करते हैं। चैप्टर को बिल्कुल आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से चैप्टर को रीड करेंगे और उसके बाद हम पाठ का सारांश और पाठ से जुड़े हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर सत्यजीत राय जी का जीवन परिचय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किस तरह से सत्यजीत राय का जन्म कहाँ पर हुआ, उनकी कौन कौन सी फिल्में थी, उनकी रचनाएं क्या है, ये सारी चीजें। तो सत्यजीत राय का जन्म 1921 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रमुख फिल्में अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गानेय, बाका बानेय, पंथेर पांचाली जो कि एक बंगला फिल्म है, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, ये सारी जो है बाकी जो है बंगला फिल्म है, और शतरंज के खिलाड़ी और सदगति ये हिंदी फीचर फिल्म है। तो इस तरह से प्रमुख इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या है, वो है प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ प्रमुख सम्मान भी इन्हें मिले। फ्रांस का लेजन डी ऑनर पुरस्कार इन्हें दिया और पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। यानी कि इन्हें ऑस्कर सम्मान भी दिया गया। इनकी मृत्यु सन 1992 में हुई। तो देखिए बाकी बहुत सारी बातें इनके बारे में यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप इनके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तिका में इनके जीवन परिचय के बारे में दिया है, कुछ पंक्तियां हम यहाँ पर चैप्टर में पढ़ लेते हैं। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई देने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय सबसे अगली कतार में है। यानी कि भारतीय फिल्मों को कलात्मक ऊंचाई जो मिली उसमें सत्यजीत राय जी जो है वो पहली कतार में है। और इनके निर्देशन में जो पहली फीचर फिल्म बनी थी पंथेर पांचाली, जो बंगला फिल्म थी, 1955 में प्रदर्शित हुई। 1955 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई। और इस तरह से देखिए बाकी का जो जीवन परिचय है, बाकी की जो बातें हैं वो आपकी पूरी पाठ्य पुस्तिका में चैप्टर में सारी बातें इनके बारे में दी गई है। देखिए ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया पंथेर पांचाली, ये अप्पू के साथ 2.5 साल नामक जो इनका संस्मरण है उसमें पंथेर पांचाली के जो अनुभव है मूवी के, फिल्म के, उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। और जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं। पंथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। पंथेर पांचाली फिल्म की जो शूटिंग थी इसका काम जो है 2.5 साल तक चला। और इस 2.5 साल के कालखंड में, यानी कि इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग नहीं होती थी। यानी कि इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज शूटिंग नहीं होती थी।
लेकिन मैं तब तक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। लेखक कहते हैं कि मैं तब तक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था और नौकरी के काम से जब फुर्सत मिली तब शूटिंग करता था। यानी कि जो लेखक है सत्यजीत राय जी, वो कहते हैं कि पंथेर पांचाली फिल्म जो है उसका काम 2.5 साल तक चला और इस कालखंड में यानी कि 2.5 साल में हर रोज शूटिंग नहीं होती थी, इसीलिए वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। तो वहां पर उन्होंने नौकरी करते थे और जब जब उन्हें नौकरी से फुर्सत मिलती थी तब तक वो शूटिंग किया करते थे, फिल्म की शूटिंग किया करते थे। और साथ ही दो चीजें यहाँ पर मेन थी इस पंथेर पांचाली को 2.5 साल लगने में बनने में, क्योंकि आपका प्रश्न भी बनेगा इस पर, तो इसीलिए ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि पहला तो वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, उनके पास फुर्सत नहीं थी यानी कि समय की कमी थी। और दूसरा मेन बात थी कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। ठीक है, उनके पास पर्याप्त समय नहीं था इस मूवी को, इस फिल्म को पर्याप्त पैसा नहीं था इस फिल्म को बनाने के लिए। जब जब वो फिल्म बनाते थे यानी कि फिल्म का एक पार्ट बनाते थे तो क्या होता था कि पैसे खत्म हो जाते थे और फिल्म जो है छूट जाती थी। फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी, यानी कि फिर से पैसे जमा करने होने तक पैसे जमा हो जाए तब तक जो शूटिंग है फिल्म की वो खत्म कर देनी पड़ती थी, स्थगित करनी पड़ती थी, रोकनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से यानी कि शूटिंग का आरंभ करने से पहले काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। तो यहाँ पर तो देखिए, तो यहाँ पर दो रीजन थे उनको फिल्म नहीं वो आगे बढ़ा पाते थे। पहला रीजन था कि नौकरी करते वक्त उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था और नौकरी करने के कारण उनको पूरा टाइम नहीं मिल पाता था फिल्म की शूटिंग करने के लिए, और इसी कारण उन्हें फिल्म काफी समय तक स्थगित रखनी पड़ती थी। और फिल्म को आरंभ करने से पहले फिल्म काम करने के लिए कलाकारों को इकट्ठा करने का बहुत बड़ा एक आयोजन होता था, यानी कि कलाकार इकट्ठा करने का बहुत बड़ा आयोजन होता था कि फिल्म में कौन कौन से कलाकार काम करेंगे, तो उन सबको इकट्ठा किया जाता था। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था उनको। अप्पू की जो भूमिका निभानी थी उसके लिए 6 साल का जो लड़का था वो नहीं मिल रहा था, बिल्कुल नहीं मिल रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। लेखक सत्यजीत राय बताते हैं कि आखिर मैंने उस बच्चे के लिए यानी कि मुझे 6 साल का बच्चा चाहिए जो कि मेरी फिल्म पंथेर पांचाली में काम कर सके, उसके लिए उन्होंने 6 साल के एक बच्चे के लिए इश्तिहार निकाला, एक एडवर्टाइजमेंट दिया। और रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। रास बिहारी एवेन्यू में वो कहते हैं कि मैंने एक कमरा वहां पर भाड़े पर लिया था। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे और वहां पर बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वो एक भी नहीं था, यानी कि क्योंकि वो एक फिल्मकार है, एक डायरेक्टर है, तो उनको अपनी कहानी के हिसाब से जिस तरह का लड़का चाहिए था वो ऐसा लड़का वहां पर एक भी उनको नहीं मिल पाया। एक दिन एक लड़का आया, लेखक कहते हैं एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। यानी कि एक दिन एक लड़का आया और उसकी गर्दन पर पाउडर लगा हुआ देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला टिया। यानी कि जब उसने लेखक ने नाम पूछा तो उसने नाजुक आवाज में यानी कि बहुत पतली आवाज में, छोटी आवाज में कहा टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा कि क्या आप अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ लेकर आए हैं?
यानी कि क्या आप अभी अभी बच्चे के बाल कटवा कर यहाँ पर लेकर आए हैं? तो वे सज्जन पकड़े गए, वे सज्जन पकड़े गए, यानी कि वो अपने बच्चे को मूवी में काम कराना चाहते थे, तो इस कारण वो बच्चे के इंटरव्यू के लिए वहां पर लाए थे बच्चे को। और साथ ही वो बच्चे को एक लड़की जो टिया उसका नाम था, उनकी बेटी, उसके बाल कटवा कर वो लेकर आए थे। और अब वो सज्जन जब पकड़े गए तो उन्होंने सच वो अब छिपा नहीं सके और बोले, क्या बोले? असल में यह मेरी बेटी है, असल में यह मेरी बेटी है। इस आशा से कि इसको अपू की भूमिका मिल जाए, मैं इसको आपके यहाँ ले आया हूँ, यानी कि मैं बाल कटवा कर इसको आपके यहाँ ले आया हूँ। तो इस तरह से उन्हें वो जो बच्ची थी, जो एक बच्ची थी, वो उन्हें मिल गई अप्पू के लिए, मूवी के लिए जिस तरह की उन्हें बच्ची चाहिए थी वो मिल गई। तो अब लेखक कहते हैं कि इस तरह से अब उनकी जो मूवी थी उसमें वो बताते हैं कि आखिर एक दिन मेरी पत्नी ने छत से नीचे आकर मुझसे बोली कि पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा है, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का है सुबीर बनर्जी। तो वो अब क्योंकि उस बच्ची को नहीं बनाया जा सका, तो जो यहाँ पर उनके पड़ोस में रहने वाला जो लड़का था सुबीर बनर्जी, उसको ही पंथेर पांचाली में अप्पू बनाया गया। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, यानी कि लेखक कहते हैं कि फिल्म का काम आगे और 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, यानी कि उन्हें नहीं लगा था कि फिल्म इतना लंबा खिंच जाएगी, लगातार 2.5 साल तक उसकी शूटिंग होगी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था। इसीलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। यानी कि लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसे ऐसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, यानी कि वो डिफरेंस दिखाई देगा। देखिए, एक 2.5 साल का बच्चा और एक 5 साल का बच्चा, साफ साफ अंतर पता चल जाता है। तो एक 6 साल का बच्चा और एक 7.5 साल का बच्चा, काफी 8.5 साल का बच्चा, काफी ज्यादा अंतर होता है दोनों में। तो अब लेखक को ये डर था कि अगर ऐसे ही टाइम लगता गया तो एक दिन ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और साफ साफ अंतर जो है वो उसमें दिखाई देगा मूवी में। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। यानी कि लेखक कहते हैं मेरी किस्मत थोड़ा सा यहाँ पर अच्छी रही कि उस उम्र में जितनी तेजी से बच्चे बढ़ते हैं, जितनी जल्दी बच्चे बढ़ते हैं, उतने अप्पू की भूमिका निभाने वाले जो बच्चे हैं वो नहीं बढ़ पाए। इंदिरा ठाकुरुन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात है। इंदिरा ठाकुरुन की भूमिका निभाने वाली जो 80 साल की महिला थी, तो लेखक कहते हैं कि 2.5 साल तक वो भी जीवित रही, यानी कि वो भी उनको भी कुछ नहीं हुआ, ये मेरे सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई, यानी कि शूटिंग की शुरुआत ही जब हो रही थी तभी एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ते से 70 मील पर पालसेट नामक एक गांव में आ गए। अप्पू और दुर्गा को लेकर लेखक कहते हैं हम 70 मील पालसेट नाम के एक गांव में आए। वहां रेल लाइन के पास कांच के फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं, और ये सीन था कि यहाँ पर अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देख रहे हैं, रेलगाड़ी को देखते हैं। और इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी, यानी कि रेलगाड़ी आ रही है और अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी को देख रहे हैं। तो देखिए, सीन बहुत ही बड़ा था, यानी कि सीन बहुत बड़ा था।
एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना मुमकिन नहीं था, यानी कि सीन बहुत बड़ा था और एक दिन में सीन की शूटिंग पूरी होना मुमकिन नहीं था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे, यानी कि कम से कम 2 दिन तो लग सकते थे। तो देखिए ये एक इस तरह का दृश्य जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये पथेर पांचाली फिल्म का एक दृश्य है। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। पहले दिन जो था वो जगदात्री पूजा का त्योहार था और दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू, यानी कि जो उसकी जो दुर्गा थी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू आगे बढ़ रहा था और इस तरह से उन्होंने फिल्म का आधा भाग चित्रित किया था। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े से बौराए हुए थे, थोड़े से परेशान थे, क्योंकि यह क्षेत्र उनके लिए नया था। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे, यानी कि बाकी का सीन बाद में चित्रित किया और ये सोचकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह पर गए। जब 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह पर गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लेखक कहते हैं कि जब 7 दिन बाद हम उस जगह पर गए तो उस जगह को हम पहचान नहीं पाए। लगा कहाँ आ गए हैं हम। लेखक कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि हम कहाँ आ गए हैं। कहाँ गए वे सारे कांस फूल, जितने भी कांस के फूल यहाँ जो रेल लाइन है उसके पास में फूले हुए थे, खिले हुए थे, वो कहाँ चले गए। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वो सारे कांस फूल खा डाले हैं। अब अगर हम उस जगह पर बाकी आधा सीन शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के कारण उसके साथ उसका मेल कैसे बैठता। अगर हम आधा सीन वहां पर शूटिंग करते तो जो पहला सीन था उसके साथ उसका मेल कैसे बैठता और उसमें से कंटिन्यूटी निरादर हो जाती, यानी कि जो एक लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है कि यही सीन चल रहा है तो वो थोड़ा सा हट जाता, थोड़ा सा चेंज उसमें आ जाता। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, यानी कि जो कांस के फूल खिलते हैं वो शरद ऋतु में खिलते हैं, तो अब तो कोई सीन ही नहीं था कि इसके बाद फिर से कांस के फूल खिलेंगे और शूटिंग हो पाएगी। तो इस कारण वो वाली जो शूटिंग थी, वो वाला जो सीन था, वो अगले साल के शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान कांस के फूलों से भर गया तब की, यानी कि 1 साल बाद वही सीन पूरा किया गया। उसी समय रेलगाड़ी के शॉट्स भी लिए, जो रेलगाड़ी आते वक्त उन्होंने शॉट्स लेने थे उसी टाइम वो भी लिए, लेकिन रेलगाड़ी के शॉट्स इतने थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। अब रेलगाड़ी से जुड़े हुए शॉट्स इतने सारे थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चल पाया। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि उस जगह से गुजरने वाली जो ट्रेन थी, लेखक कहते हैं कि एक ट्रेन से काम नहीं बनने वाला था, तो इस तरह से हमने एक के बाद एक 3 जो ट्रेनें हैं उनका सहारा हमने यहाँ पर लिया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल हमने जान लिया था, यानी कि किस किस टाइम पर उस रेल पटरी से रेलगाड़ियां जाती हैं, ये टाइम टेबल, ये चार्ट उन्होंने पहले ही देख लिया था और अपनी सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी उस फिल्म की शूटिंग करने के लिए। हर एक ट्रेन में एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस ट्रेन से वे रेलगाड़ी आने वाली थी, जिस स्टेशन से वो रेलगाड़ी आने वाली थी, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे, यानी कि और देखिए दृश्य भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, यानी कि ट्रेनें, अगर पहली ट्रेन की शूटिंग हुई है कि वो इधर से आ रही है तो सारी ट्रेनें इधर से ही आनी चाहिए। तो इसके लिए उससे पहले का जो स्टेशन था वहां पर उन्होंने अपनी टीम के एक अनिल बाबू जो थे व्यक्ति, उनको खड़ा कर दिया था ताकि वो सूचना दे पाए कि अब इस स्टेशन से ये वाली ट्रेन निकली है उस ट्रैक के लिए। तो इस तरह से रेलगाड़ी से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के कैबिन में चढ़ते थे। जब रेलगाड़ी आती थी वहां से
तो अनिल बाबू भी उस रेलवे जो इंजन था उसमें चढ़ जाते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफेद कांच के फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो यह दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। तो उस समय पर उसमें कोयला डाला जाता था, कांच जो बॉयलर होता था, जो जहां पर कोयला जलता था उसी से गाड़ी चलती थी और उसको डालने से बहुत तेज काला धुआं निकलता था। तो वो काला धुआं निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था कांच के उन फूलों के बीच से। तो इस तरह से पथिक पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। तो लेखक कहते हैं कि जिस समय पर पथिक पांचाली जो मूवी है, उस मूवी में अगर वो सीन जब देखते हैं लोग तो कोई भी ये पहचान नहीं पाता कि इसमें एक रेलगाड़ी नहीं 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में उस दृश्य को उस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते। अब यहाँ पर आगे बताते हैं कि आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। तो अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि समय की तो कमी थी ही और इस तरह की प्रॉब्लम्स अलग आती थी, और दूसरा था आर्थिक अभाव, यानी कि पैसे के अभाव में उनको बहुत दिनों तक बहुत सारी समस्याओं का, अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो एक उदाहरण बताते हैं। गांव से हमने एक कुत्ता प्राप्त किया, यानी कि वहां पर उनको एक सीन फिल्माना था, तो वो एक गांव में गए थे, वहां से उन्हें एक कुत्ता मिला और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा, यानी कि जान पहचान हो गई और वह भी, लेखक कहते हैं, हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म का एक ऐसा दृश्य था, फिल्म में एक ऐसा दृश्य था कि अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। फिल्म में दृश्य था कि अप्पू की जो माँ है वो अप्पू को भात खिला रही है और भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। तो इस फिल्म का जो ये सीन था उसमें उसकी माँ, अप्पू की माँ उसको खाना खिला रही है और जो भूलो कुत्ता है वो आंगन में बैठा हुआ देख रहा है अप्पू को खाते हुए। अप्पू के हाथ में छोटे से तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है, वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। तो आपने देखा होगा कि बच्चों में इसी तरह की एक्साइटमेंट होती है कि उनके पास जो खिलौना आ जाता है उसके लिए फिर वो खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं, सारी चीजें वो भूल जाते हैं। तो देखिए, अब देखिए आगे, खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता, अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता और उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लेने के लिए चला जाता, यानी कि वो बहुत परेशानी के साथ उसकी माँ उसको खाना खिला रही थी और वो खेल भी रहा था साथ साथ में। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। तो अक्सर यही होता है छोटे बच्चों को खाना खिलाने में, ठीक है ना। तो लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। देखिए, माँ होती है तो माँ को पता चल जाता है कि बच्चे को कितनी भूख है, वो कितना खाएगा कितना नहीं खाएगा। तो इस तरह से माँ को पता चल जाता है कि उसका मूड देखकर कि अब वो खाना नहीं खाएगा, यानी कि इससे ज्यादा वो शायद नहीं खाएगा। अब भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है, यानी कि अब जो डॉगी है उसका ध्यान माँ के हाथ में जो भात की थाली रखी हुई है उस पर है। तो यहाँ पर इसके बाद वाले शॉट में जो मूवी है उसके इसमें जो बाद वाला शॉट आता है उसमें लेखक कहते हैं कि हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा हुआ भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वो भात खाता है। ठीक, अगला सीन ये था कि अगले सीन में जो सर्वजया होती है, यानी कि जो अप्पू की माँ होती है, वो थाली में जो बचा हुआ भात होता है यानी कि चावल होता है वो
गमले में डाल देती है, बर्तन में डाल देती है और उसके बाद जो भूलो कुत्ता होता है, डॉगी होता है, वो उसे खा लेता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके, यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए, यानी कि सूरज की रोशनी खत्म हुई। उस टाइम पे आपने देखा होगा कि क्लास 6 में आपने एक मूवी, क्लास 6 या 7th में, क्लास 8 में आपने जो एक यहाँ पर मूवी के बारे में पढ़ा है कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा, उसके बारे में आपने सुना है कि किस तरह से उस मूवी में जो रोशनी थी वो लाई गई थी, वरना उससे पहले जो मूवी रिकॉर्ड होती थी, मूवी बनती थी, वो कृत्रिम प्रकाश वहां पर नहीं होता था। सारी मूवी जो होती थी वो सनलाइट में ही, धूप में ही शूटिंग की जाती थी। और तो इस तरह से यहाँ पर अब रोशनी खत्म हो चुकी है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं, कृत्रिम प्रकाश का यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं है। तो इस तरह से उनकी ये जो शूटिंग है फिर से यहाँ पर रुक गई, खत्म हो गई। फिर लेखक कहते हैं 6 महीने बाद फिर से पैसा इकट्ठा होने पर हम बोडाल गांव में उसी सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। तो लेखक कहते हैं कि फिर से हम बोडाल गांव गए उस सीन को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि माँ के द्वारा बचाया गया वो भात अब भूलो कुत्ता खाने वाला है, ये दिखाने के लिए अब वो फिर से उसी गांव में जाते हैं 6 महीने बाद। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिलता है कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो अब क्या होगा, क्योंकि पूरी जो मूवी थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही थी। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो गया था कि भूलो कुत्ता मर चुका था। अब खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता इसी गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को, यानी कि क्योंकि भूलो मर चुका था तो उसके जैसा दिखने वाला एक डॉगी यहाँ पर लाना था जो उस सीन को पूरा कर सके, फिल्म के उस सीन को कंप्लीट कर सके। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था, वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी ही था, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की जैसे छोर के जैसे सफेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया, यानी कि आखिर उसकी माँ ने, अप्पू की माँ ने वो जो थाली का भात था उसे गमले में डाला और फिर वो कुत्ता वहां पर गया और उसने वो भात, बचा हुआ भात जो है खाया। और इस तरह से हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई, यानी कि वो दृश्य भी जैसे तैसे वहां पर पूरा हो गया, समाप्त हो गया, उसकी भी शूटिंग कर ली गई। फिल्म देखते समय यह बात किसी को ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। तो लेखक कहते हैं कि ये भी किसी को बिल्कुल भी कानो कान भनक नहीं लगी मूवी देखते वक्त कि एक सीन के लिए 2 अलग अलग कुत्तों को लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारी परेशानियां लेखक को उठानी पड़ी। उसके बाद लेखक कहते हैं कि कई लोगों के साथ पंतेर पांचाली की शूटिंग के वक्त उन्हें उलझना पड़ा था। जैसे अब यहाँ पर लेखक कहते हैं श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है, यानी कि एक और सीन है मूवी का जिसमें श्रीनिवास नामक जो घूमता हुआ मिठाई वाला है, जो मिठाई बेचता है, उनसे मिठाई लेने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है। अब वे मिठाई तो खरीद नहीं सकते, इसीलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास तक जाते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को इस तरह से नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए उनके पास खरीदने के लिए पैसे तो है नहीं, लेकिन
उनको बहुत मन है और बहुत शौक है, तो वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और उसके पीछे पीछे दौड़ते वो मुखर्जी के घर के पास चले जाते हैं। और मुखर्जी जो है वो एक अमीर आदमी है। वो ये सोच के जाता है मिठाई वाला कि वो अमीर आदमी है, वो तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदते देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। यानी कि अप्पू और दुर्गा देखना छोटे बच्चे हैं, तो देखिए बच्चों के अंदर बहुत सारी एक आपने देखा होगा कि बच्चों को बहुत लालसा होती है, तो वो क्योंकि वो खुद से खरीद नहीं पाते, तो वो मिठाई वाले को मुखर्जी के घर के पास जाने के लिए कहते हैं। वो मिठाई वाला जाता है और साथ ही बच्चे भी उसके साथ जाते हैं, ताकि जो वो थोड़ा सा अमीर है और वो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनको खरीदते हुए देखना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी है। इस दृश्य का अंश कुछ इस तरह चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीने के लिए स्थगित हो गई। लेखक कहते हैं कि इस दृश्य का अंश चित्रित हो चुका है और उसके बाद फिर हमारी शूटिंग जो है कुछ समय के लिए रुक गई और कुछ समय के लिए स्थगित हो गई। फिर से पैसे जब हाथ आए तो हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए। तो अब लेखक कहते हैं कि पैसे खत्म हो गए थे, तो फिर से वो उस गांव में गए। जब 6 महीने बाद कुछ पैसे इकट्ठे हुए और वो वहां पर गए, और लेकिन तब उन्हें खबर मिली कि जो श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन निभा रहे थे, यानी कि जो सज्जन ये श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका निभा रहे थे, उनका देहांत हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अब देखिए, अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहां से मिलेगा। अब श्रीनिवास का जो मिठाई वाला है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब ये नया मिठाई वाला बिल्कुल उसी के शक्ल का कहां से मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अभी तक जो मूवी है उसको बनाने में कितनी सारी दिक्कतों का सामना लेखक को करना पड़ा है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स उनको आई है। तो आगे का जो पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इस तरह से आपने जितना भी पढ़ा है इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। चैप्टर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कितना ज्यादा मजेदार है। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।